एंड टुडे इज़ द थर्ड क्लास ऑफ फॉरेन टैक्सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस रूलिंग। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना एडवांस रूलिंग का चैप्टर 245N एडवांस रूलिंग। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो हमारा डील करता है ये चीज़ देखने से कि एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सब क्लॉज 1 जो है वो आपको ये बोलता है कि एडवांस रूलिंग एक ऐसा ट्रांजैक्शन विच इज़ अंडरटेकन जो ले लिया गया है या फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन है बाय ए नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट। चलो हल्का सा बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि हमें समझने में ईजी हो। होता क्या है कि कई बार बड़े ट्रांजैक्शन के लिए एंड ऑल्सो फॉर नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट चाहती है कि उनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन ले लिए जाए और उसके बाद से कोर्ट केसेस आपको पता है, चाहे इनकम टैक्स हो या कोई भी सिविल क्रिमिनल कुछ भी केसेस हो, बहुत लंबे खींचते हैं। सो फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एक स्टेप है ताकि आप कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले ही उस पर एक डिसीजन ले लो कि क्या मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है या नहीं करना है और उस पर मुझे क्या व्यू लेना है। क्या मुझे इस ट्रांजैक्शन को मैं करने वाला हूँ जिस पे मेरा 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और उस पर टीडीएस कटने वाला है, टीडीएस क्या रेट पे कटेगा, रेंट होगा या फिर मेरा बिजनेस इनकम होगा। सो लाइक दैट दोनों ही आप डिस्कस कर सकते हैं, वेदर इट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, दोनों को ही एडवांस रूलिंग में डिस्कस किया जा सकता है। सो विद दिस बेसिक हम शुरू करने वाले हैं 245N। अब जब मैंने आपको बताया, मैंने दो चीज़ें बताया कि एडवांस रूलिंग में सबको अलाउ नहीं है। जैसे मान लो मैं हूँ या आप है, क्या हम और आप जो जैसे लोग हैं क्या वो जा करके एडवांस रूलिंग ले सकते हैं? हो सकता है आपके मन में भी कई सारे इनकम टैक्स के सवाल हों और आप सोच रहे हो कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए जाके एडवांस रूलिंग ले सकता हूँ? नहीं। पहली बात आपको ये बैठाना है कि कुछ सेलेक्टेड रेसिडेंट को ये फीचर्स जो है अवेलेबल कराए गए हैं। सेलेक्टेड मतलब वो वैसे रेसिडेंट जो कि ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जिसका वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा किसी रेसिडेंट को नहीं अलाउ किया गया है एडवांस रूलिंग लेने के लिए। इसके अलावा सिर्फ नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि एडवांस रूलिंग लेने के लिए एक नॉन रेसिडेंट जाता है जो वो एक ट्रांजैक्शन करने वाला है या फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन है बाय ए नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट। दूसरा आपका सेक्शन जो है, सेकंड का दूसरा क्लॉज हमें ये बोलता है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट। सपोज करो पहले क्लॉज में हुआ क्या, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा जो टीडीएस है वो 5% पे कटना चाहिए, बट मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्या ये 5% होगा या 10% होगा, तो मैं उसके लिए एडवांस रूलिंग ले सकता हूँ। दूसरा आपका क्लॉज जो है वो आपको ये बोलता है कि आप रेसिडेंट हो और आप अपने नॉन रेसिडेंट जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में सोच रहे हो, आपको खुद को टीडीएस काटना है। कई बार ऐसा केस होता है ना कि आपको ग्रॉस अप करके टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो सपोज करो कोई वैसा ही केस है, आपको खुद को टीडीएस काटना है और आप उस नॉन रेसिडेंट के लिए, आप अपने लिए नहीं ले रहे हो, आप उस नॉन रेसिडेंट के लिए ले रहे हो कि इस नॉन रेसिडेंट का, चाहे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फैक्ट हो, कि इस नॉन रेसिडेंट का जो टैक्स डिडक्शन होगा वो किस रेट पे होगा, 5% पे होगा या 10% पे होगा। तो पहले में आपका तो प्योर नॉन रेसिडेंट खुद अपने लिए जा रहा था। दूसरे में आपका जो है रेसिडेंट जा रहा है, बट किसके लिए जा रहा है? नॉन रेसिडेंट के लिए जा रहा है। तीसरा आपका बोलता है यहाँ पे जो है रेसिडेंट जाता है बट किन चीज़ों के लिए जाता है? जहाँ पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है 100 करोड़ और ज़्यादा हो, वहाँ उन ट्रांजैक्शन को करने से पहले अगर उसे कुछ डाउट है तो उस डाउट के लिए वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। ओके, दिस वाज सेकंड ए फॉर रेसिडेंट ओनली। यहाँ पे भी रेसिडेंट ही जा रहा था। फॉर नॉन रेसिडेंट यहाँ पे रेसिडेंट जा रहा है अपने लिए फॉर मोर देन 100 करोड़ वैल्यू वाली ट्रांजैक्शन के लिए। थर्ड आपका पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अब जब मैं बोलती हूँ कुछ लोग, आपको लॉ में लिखा हुआ आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बट ये जनरली वो होते हैं जैसे PSUs हो गए या फिर गवर्नमेंट की कोई एंटिटीज़ हैं, उन लोगों को इसमें नोटिफाई किया गया है जहाँ पे इनको ये अलाउ किया गया है कि आपका कोई केस पेंडिंग है तब आप एडवांस रूलिंग आपका कोई केस पेंडिंग नहीं है तब आप एडवांस रूलिंग मत लेना। ये जो 3 केस थे ये जो हमने 3 केस डिस्कस किए, यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन करने से पहले ही अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन करने से पहले ही एडवांस रूलिंग ले रहा हूँ। बट ये जो मेरा ये थर्ड पॉइंट, या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से ये जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, वहाँ पे PSUs के लिए कुछ ऐसे नोटिफाइड लोगों के लिए बोला गया है कि आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। बट आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ अलग से ज़रूरी हो जाती है कि आपका जो केस हो वो पेंडिंग हो। कहाँ पे पेंडिंग हो? बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर के पास या फिर AO के पास या फिर ITAT के पास पेंडिंग हो, तो ही आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। तो आप डाउट रेज कर सकते हैं कि मैंने जो ये किया है वो सही है या नहीं है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। फोर्थ आपका ट्रांजैक्शन है, आप कोई एक ऐसा, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। फोर्थ ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना।
वैल्यू डिफाइन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आप कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये गार के अंदर आ जाएगा, मतलब ये गार के अंदर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कवर हो जाएगा। मैं एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूँ जो गार में, जिसकी परमिशन नहीं है, जो गार में इम्परमिसिबल है। तो अगर आपको उस ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन है गार से रिलेटेड कि क्या ये गार में अलाउ है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बस वही बताया गया है कि नॉन रेसिडेंट है, फिर रेसिडेंट 2 कैटेगरी में जा सकता है, फिर यहाँ पे नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, ऊपर ही डिस्कस कर दिया। रेस्ट्रिक्शन ऑन appellate authority. Section 245RR provide that where a resident application has made an application to AAR in respect of an issue or decision of AR, then any income tax authority or tribunal shall not take any decision in respect of such issue. In other words, a resident SSC cannot pursue both the remedies, that is appeal or revision before income tax authority, appellate authority as well as an application for advance ruling. देखो, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। अगर आप एक PSU नहीं हो या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट से रिलेटेड एंटिटी नहीं हो, तो फिर आप एडवांस रूलिंग में कब जाते हो? आप एडवांस रूलिंग में तब जाते हो जब आप एक ट्रांजैक्शन करने वाले होते हो, अंडरटेकन या प्रपोज टू बी अंडरटेकन है। आपका कहीं पे कोई भी पेंडिंग केस नहीं है, ना ही आपका किसी कमिश्नर के पास पेंडिंग है, ना ही आपका ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, कहीं पे भी पेंडिंग नहीं है। अब यहाँ पे सपोज करो आप एक रेसिडेंट हो, आपको ये समझ में आ गया कि रेसिडेंट के केस में हम कब कब जाते हैं एडवांस रूलिंग में। आप रेसिडेंट हो, आपको थोड़ा सा डाउट आया कि कल को मैं किसी बहुत बड़े मेरे पास नोटिस आ जाए, उससे बेहतर है कि मैं क्यों ना एडवांस रूलिंग ले लूँ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। एंड यू वेंट ऑन टू टेक एडवांस रूलिंग। आपका एडवांस रूलिंग प्रोसेस हो रहा था, इन द मीन टाइम आपका केस खुल गया, किसी में 147 हो गया, 143 हो गया। अब जो कमिश्नर है या ITAT है, उनको ना वेट करना पड़ेगा एडवांस रूलिंग के डिसीजन को आने का। उस बीच में सपोज करो आप SSC हो, आपने उधर एप्लीकेशन दिया एडवांस रूलिंग का, और यहाँ पे आपका केस अगर खुल जाता है तो फिर अथॉरिटीज़ को वेट करना पड़ेगा कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या डिसीजन देती है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर आप दूसरे टाइप वाले SSC हो, मतलब कि अगर आप PSUs हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड एंटिटीज़ हो, आपको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो फिर आप कब जा रहे हैं एडवांस रूलिंग में? जब आपका केस पेंडिंग हो गया है। अब जब आपका केस पेंडिंग हो गया है, मान लो आपका केस ITAT के पास पेंडिंग है, आपने ITAT को बताया कि भाई अब मैं एडवांस रूलिंग के ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहता हूँ, मैं एडवांस रूलिंग लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी ये जो अथॉरिटी है वो वेट करेगी, बोलेगी ओके आप ले लीजिए, अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, अब ये केस प्रोसेस नहीं होगा, वेट किया जाएगा। जब एडवांस रूलिंग अपना डिसीजन दे देगी तब यहाँ पे आगे प्रोसेस होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दोनों ही केस में, चाहे आपका केस पेंडिंग नहीं हो या हो, जब भी एडवांस रूलिंग के पास हमारा केस पेंडिंग हो, तो चाहे आपका जो सिचुएशन बनता हो उस केस में, अगर आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप एक रेसिडेंट है तो आपके एपेलेट अथॉरिटी या फिर कमिश्नर को वेट करना पड़ेगा, और अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो भी आपके एपेलेट अथॉरिटी या कमिश्नर को वेट करना पड़ेगा। ये आपका जो सेक्शन है 245RR वो आपको यही बता रहा था। अच्छा ओके, बाय मिस्टेक ये कुछ सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है, जब आप एप्लीकेशन देने जाते हो ना तो आपको कुछ फ़ीस लगती है। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है रूलिंग इज सॉट, जिस ट्रांजैक्शन के लिए आप रूलिंग ले रहे हो, अगर वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ है, अमाउंट of one or more transaction entered into or proposed to be undertaken in respect of which ruling is sought does not exceed 100 करोड़, मतलब अप टू 100 करोड़ है तो आपकी जो फीस होगी वो 2 लाख रुपीस होगी। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 300 करोड़ है तो फीस 5 लाख रुपए होगी, 5 लाख। और अगर मोर देन 300 करोड़ रुपीस है तो फिर आपकी फ़ीस जो है 10 लाख रुपीस होगी। एनी अदर एप्लीकेंट, ये जो है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पे 4 केस बताया था। लेट्स चेक आउट दिस वन। मैंने आपको 4 केस बताया था। यहाँ पे एनआर खुद अपने लिए जा रहा था, यहाँ पे रेसिडेंट जा रहा था एनआर के लिए, यहाँ पे रेसिडेंट जा रहा था अपने लिए, उसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन थी, और यहाँ पे मैंने बोला PSU, और यहाँ पे जो है गार का प्रोविज़न लग रहा था। तो नीचे वाले जो आपकी फ़ीस की बात हो रही थी ना, वो ये बोल रहे हैं कि जो फ़ीस मैंने प्रोवाइड किया है वो इन 3 के लिए फ़ीस प्रोवाइड किया है। अगर एनी अदर केस जो होता है, मान लो ये भी गार के लिए भी तो एनआर और रेसिडेंट ही होगा, बट PSU जब भी जाएगी तो 10,000 रुपीज़ का ही सिर्फ फीस है।
in subclause 122A of clause B of section 249N 122A 122A और मैंने बताया ना ये नहीं जाते, ये तीनों जाते हैं, इन तीनों के लिए वो फीस है 2A और 122A ऑफ क्लॉज बी। ओके, आप गार के लिए भी एनी अदर एप्लीकेंट में कवर हो जाते हो, आप 10,000 रुपीज़ की फीस देते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मान लो आपने अपना प्रोसेस कर दिया, आप लेके चले गए अपने एप्लीकेशन को एडवांस रूलिंग के पास। अब होगा क्या, हमारा अगला सेक्शन है 245 प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा अथॉरिटी को, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, तो वो कैसे प्रोसेस करेंगे। अब देखो, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ बिना पढ़े। मेरा यहाँ पे मोटो यही है कि मैं कम से कम टाइम में एडवांस रूलिंग को कंप्लीट कर दूँ। अ काइंड ऑफ ए रिवीजन वीडियो दिस इज़। सो जब आप एप्लीकेशन दोगे, मैंने आपको कहा कि जब अगर आप एक रेसिडेंट हो, आप दो टाइप के एप्लीकेंट बन रहे थे। एक बार मान लो आप फर्स्ट वाले केस में कवर होते हो, जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपका केस कहीं पे भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और अगर आप एडवांस रूलिंग में गए तो यहाँ पे अथॉरिटी पहले खुद को कंफर्म करने के लिए चेक करेंगी। वो कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को ना बुला के सारे रिकॉर्ड मंगाएंगे, उनसे पूछेंगी कि क्या इस एसएससी का, जैसे मान लो मेरा नाम श्रुति है एंड आई एम गोइंग फॉर एडवांस रूलिंग। अब प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो बुला के पूछेंगे, सॉरी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर को बुला के पूछेंगी कि क्या ये जो एसएससी है मिस श्रुति, क्या इनका कोई भी केस आपके पास पेंडिंग है या आईटीएटी या कहीं पे भी पेंडिंग है। जब यहाँ से कन्फर्मेशन हो जाएगा, या कोई भी और अगर रिकॉर्ड मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं इन अथॉरिटी से, और जब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि नहीं कोई केस पेंडिंग नहीं है, तब वो केस को प्रोसेस करेंगी। इसी तरीके से मैं आपको ये पहला पॉइंट बता रही हूँ। इसी तरीके से मान लो आप पीएसयू हो, अब पीएसयू के केस में ये होता है ना कि आपका केस पेंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो जब एक पीएसयू मूव करता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, तो वहाँ पे फिर से वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे पास ये पीएसयू आई है, क्या इनका केस जो है पेंडिंग है। वहाँ पे जब आता है कन्फर्मेशन कि हाँ पेंडिंग है, तब वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है अपने प्रोसेस को आगे मूव करती है। अथॉरिटी में इधर अलाउ और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन, हाउएवर द अथॉरिटी शैल नॉट अलाउ एन एप्लीकेशन वेयर द क्वेश्चन इज रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ओके। अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वो एप्लीकेशन को अलाउ करे या रिजेक्ट करे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रेसिडेंट एप्लीकेंट हो और अगर आपका केस पेंडिंग है, तो फिर आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगी, अथॉरिटी रिजेक्ट कर देगी। उसी तरीके से अगर आप एक पीएसयू हो और अगर आपका केस पेंडिंग नहीं है, तो उस केस में भी आपके केस को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और अगर केस सही है, अगर आपका केस जो भी पेंडिंग और नॉन पेंडिंग का जो डिसीजन है, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो फिर आपके केस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएगी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि ये तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया। हम कुछ ऐसे केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे अथॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अलाउ ना करें। अब अलाउ ना करें में पहला केस आपको समझ में आ गया कि अगर मैं एक ऐसा एसएससी हूँ जहाँ पे मेरा केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए और मेरा केस पेंडिंग है, तो फिर अथॉरिटी यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी। और अगर मैं एक पीएससी हूँ जहाँ पे मेरा केस पेंडिंग होना चाहिए आईटीएटी या फिर कमिश्नर के पास, और मेरा केस एक्चुअल में पेंडिंग है ही नहीं, तो भी यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी। पहला केस आपको ये मिल गया कि कब कब नॉट अलाउ करती है, कब कब आपके केस को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा केस है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। आप जो है अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं और अगर आप उस एप्लीकेशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे 100 एकड़ की एक लैंड ली है, आप इसका फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करके मुझे दें, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकती। दो इट इज़ अलाउड कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट हो, दोनों पे ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपको डिसीजन देती है। बट जहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की बात आती है, वहाँ पे अथॉरिटी आपको अलाउ नहीं करती है। ट्रांजैक्शन डिजाइंड फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। मान लो हमने टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जिससे ये साफ साफ पता लग रहा है कि आप टैक्स नहीं पे करना चाहते, आप टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे अथॉरिटी को ये लगेगा वहाँ पे भी अथॉरिटी जो है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। No application shall be rejected unless an opportunity be given to the applicant of being heard। सिंपल सी बात है, कहीं पे भी जहाँ पे रिजेक्शन की बात आती है या फिर एक्सेप्टेंस की बात आती है, हर एक चीज़ में जहाँ पे आप एसएससी से डील कर रहे हो, वहाँ पे आपको तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, द रीज़न फॉर रिजेक्शन शैल बी गिवन इन द ऑर्डर। और अगर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो आप उस ऑर्डर में आप साफ साफ लिखो, एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए कि आपने इस एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया, और आप उस
एप्लीकेशन की जो भी ऑर्डर की आपकी कॉपी है शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट एंड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर। आप उस कॉपी को एक कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को भेजो या और साथ के साथ एसएससी को भी भेजो। मतलब डिपार्टमेंट को भी पता लग गया और एसएससी को भी पता लग गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअली में जो अपील होते हैं, अपील जो भी होते हैं, मान लो मैं ए हूँ, मेरा कोई केस चल रहा है, एसएससी के साथ मेरी लड़ाई चल रही है, अब मैं कमिश्नर के पास गया, सीआईटी अपील में गया, बट सीआईटी अपील आई लूज़ देयर। अगर मैं लूज़ कर जाता हूँ तो फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे प्रोसीड करूँ, मैं आगे आईटीएटी तक जाऊँ, बट यहाँ पे बोला गया है कि मैं एओ हूँ तो मैं खुद नहीं जा सकता। कमिश्नर जो होते हैं ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसे काम करती है कि कमिश्नर को ये राइट मिला हुआ है कि वो डायरेक्ट करते हैं एओ को कि हाँ आप इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आईटीएटी आगे प्रोसीड करो। तो इसीलिए कॉपी जो है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को जाती है, सो दैट वो पढ़ के ये डिसाइड कर सके कि क्या हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, आगे फाइट करना चाहिए। और अगर उन्हें लगेगा कि आगे फाइट करना चाहिए तो फिर वो डायरेक्शन दे देंगे एओ को कि हाँ हमें आगे फाइट करना है, अब आप आगे अपील करो। आगे अपील की बात भी हम आगे पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। एप्लीकेशन इज अलाउड, जहाँ पे एप्लीकेशन अलाउ हो गया है, द अथॉरिटी वुड प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग ऑन दैट क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। जो भी क्वेश्चन एप्लीकेशन में पूछा गया है उस पर अथॉरिटी अपना एडवांस रूलिंग देगी। आफ्टर एग्जामिनिंग सच फर्दर मटेरियल एज मे बी प्लेस बिफोर इट, जो भी उसके पास फर्दर रिकॉर्ड्स है या फिर मटेरियल उसके सामने लाए गए हैं उस चीज़ को देख करके एडवांस रूलिंग देगी। एन एप्लीकेशन ऑन रिक्वेस्ट कैन अपीयर ईदर इन पर्सन और कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू डूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। होता भी यही है, कभी कभी लोग खुद जाते हैं, अदरवाइज मेजरली तो उनके सीए ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे केसेस में। द अथॉरिटी विल प्रोनाउंस द एडवांस रूलिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एक टाइम लिमिट है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कब तक आपके केस को प्रोनाउंस कर सकती है। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को ये बोला गया है कि आप जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन आया उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आप अपना रूलिंग दे दो। The authority and the copy of advance ruling pronounced duly signed by the member and certified shall be sent to the application and to the PCIT-CIT। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी ऑर्डर हो, चाहे आप कुछ रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर कोई असेसमेंट चल रहा हो, उस पर आपने ऑर्डर पास किया, हर एक चीज़ में आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्डर की कॉपी होती है एसएससी को तो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली एसएससी को इन्फॉर्म करना है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को इन्फॉर्म किया जाता है, सो दैट ये डिसीजन ले सके, एओ को डायरेक्शन दे सके कि हाँ अब आप आगे जाके फाइट करिए या आगे हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आगे हमें ये बोला जाता है, आगे का प्रोविजन, एडवांस रूलिंग विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अनलेस देयर इज अ चेंज ईदर इन लॉ और इन फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच एडवांस रूलिंग वाज प्रोनाउंस्ड। मतलब कि एडवांस रूलिंग तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि लॉ चेंज नहीं हो जाता। अगर मान लो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लॉ पे अगर एडवांस रूलिंग हमने लिया है तो तब तक वो रूलिंग जो है फोर्स में रहेगी जब तक कि लॉ चेंज नहीं हो जाता, या फिर ऑन द बेसिस अगर हमने जो क्वेश्चन रेज किया था दैट क्वेश्चन वाज ऑन द फैक्ट, रूलिंग वाज ऑन द फैक्ट, तो जब तक कि फैक्ट चेंज नहीं हो जाते या लॉ चेंज नहीं हो जाता तब तक वो रूलिंग जो है फोर्स में रहती है। बट ये लॉ चेंज हो गया उस ये 2021 में, 1 सितंबर 2021 में ये लॉ चेंज हो गया और ये बोला गया कि नहीं, अब अगर आप चाहें, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आगे अपील करने का, पहले ये था कि बाइंडिंग होगा एसएससी और डिपार्टमेंट पे भी, जब तक कि लॉ या फैक्ट चेंज नहीं होते, डिपेंड ऑन कि आपका केस किस चीज़ पे था, क्वेश्चन ऑफ लॉ था या फैक्ट था। बट उसके बाद से लॉ को चेंज किया गया 1 सितंबर 2021 को, और ये बोला गया कि अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको आगे मैं दिखाती हूँ हाई कोर्ट वाली बात। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 245T, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में एडवांस रूलिंग वॉइड होती है, जहाँ पे मान लो हमने एप्लीकेशन दिया, रूलिंग ली, बट हमने रूलिंग में जो हमने एविडेंस प्रोड्यूस किए या फिर जो हम सोच रहे थे, वो जो रूलिंग ली हमने, वो उसमें जो भी हमने एविडेंस लिया या रिकॉर्ड देखा, जो रिकॉर्ड दिया अथॉरिटी को, वो रूलिंग जो थी बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर इन पे बेस्ड हमने कोई रूलिंग ली है तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवांस रूलिंग है वो जो है आपकी वॉइड हो जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा। The authority may by an order declare such ruling to be void ab initio. The provision of the act shall apply, excluding the period beginning with the date of such advance ruling and ending with the order of this section. The applicant, as if such advance ruling had never been made, a copy of this order shall be sent to applicant and the principal commissioner or commissioner. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को कॉपी भेजने की बात बार बार हो रही है। ये बार बार इसलिए हो रही है, इसका लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो
245T को एक बार और समराइज़ कर देती हूँ। अगर आप एक ऐसे एसएससी हैं जिसने रूलिंग ली है विद फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने जो फैक्ट्स दिए वो मिस रिप्रेजेंट किए या फिर आपने रिकॉर्ड जो दिए वो रिकॉर्ड सही नहीं थे, तो फिर जो आपकी रूलिंग है वो वॉइड हो जाएगी। और जैसे ही वो वॉइड होगी उसकी एक कॉपी एप्लीकेंट को और एक कॉपी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को भेजी जाएगी। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि नाउ यू आर अलाउड टू अपील टू हाई कोर्ट, आपका 245W जो सेक्शन है वो इसी के बारे में आपको डील करेगा कि अपील टू हाई कोर्ट। Appeal to High Court by applicant. The applicant who is aggrieved by ruling pronounced or order passed by the board for advance ruling or the assessing officer on the direction of the principal commissioner or commissioner may appeal to High Court against such ruling or order of the board of advance ruling. He has to do so within 60 days from the date of communication of that ruling order. सिंपल सी बात है, आपने एडवांस रूलिंग ले ली, अब आप उस एडवांस रूलिंग से अग्रीव्ड हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास टाइम लिमिट होता है। जिस दिन आपके पास रूलिंग वाला ऑर्डर आया उसके 60 डेज़ में आप डिसाइड कर लीजिए, कर लेंगे 60 डेज़ में डिसाइड कि क्या हमें आगे हाई कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है। हाउएवर वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन दिस बिहाफ दैट द एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रेजेंटिंग द अपील विद इन 60 डेज पीरियड एज स्पेसिफाइड, इट मे ग्रांट फॉर द 30 डेज। ये भी चीज़ें बहुत बार इतनी सारी चीज़ें इतना लिवरेज दिया गया है लॉ में। हुआ क्या, मैंने आपको वैसे तो 60 डेज़ का टाइम दे दिया, बट आप 90 डेज़ के बाद आ रहे हैं या आप 80 डेज़ के बाद आ रहे हैं, तो लॉ आपको सिर्फ ये बोलता है कि अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। हो सकता है आपकी फैमिली में उस 60 दिन में फेवरेबल कंडीशन नहीं रहे हो, आप इस सिचुएशन में ही नहीं थे कि आप हाई कोर्ट जाके इस रूलिंग के लिए फर्दर प्रोसीड करें एंड ऑल दैट, तो उस केस में फर्दर 30 डेज़ यहाँ पे बात टाइम पीरियड है आगे, और मतलब 60 + 30 मैक्सिमम 90 डेज़ दिए गए हैं। 60 दिन आपके पास टाइम लिमिट है, 30 डेज़ के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ ऐसा सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से मैं इन 60 दिनों में अपनी रूलिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं मूव कर पाया। अपील टू हाई कोर्ट बाई assessing officer. For the purpose of appeal to the High Court by AO, the central government is empowered to make a scheme and notified in the official gazette. Okay, this is मैं आगे नहीं डील करने वाली हूँ। Yeah, this brings us to the end of ये बस आपको कि फेसलेस स्कीम आएगी यही बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, एडवांस रूलिंग में जो बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है उसमें जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 मेंबर होते हैं, और ये जो 2 मेंबर होते हैं ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर। ये 2 लोग होते हैं, बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर अलाउड नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडे क्लास एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो और एक शॉर्ट रिवीजन हुआ हो। मेरे पीछे आज छठ पूजा है तो बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। सो मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।